अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आप लोगों को ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के 3 क्वेश्चन दिए हुए थे एज अ होमवर्क। तो कुछ लोगों ने किए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे। जो काम ना करने में हैबिचुअल है उन्होंने तो नहीं किए होंगे, तो जो काम करने में हैबिचुअल है उन्होंने किए होंगे। जी बेटा। तो जिन बच्चों ने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम। जी आसिफा, आपके एंड पे प्रॉब्लम है, मेरा नेट स्टेबल है। हाँ जी आसिफा, आपके एंड पे प्रॉब्लम है बेटा, मेरे एंड पे इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। हाँ जी। अच्छा जी। जी। हाँ जी। वो कहते हैं सर आंसर बता दे, जरा मैं बता देता हूँ। पहली बात है, बताएं मुझे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए है? जी, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए है और उसमें केमिकल ए के लिए सॉल्व करना है। तो केमिकल के लिए सॉल्व करना है, ये प्रोडक्ट के 20,000 यूनिट दिए हुए हैं, तो आपने केमिकल के लिए सॉल्व करना है। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपने बाद में ज्वाइन किया होगा बेटा। चले मैं दोबारा शो कर देता हूँ। हाँ, जी। तो केमिकल के लिए सॉल्व करना है। इसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया सबने? जी ठीक है। पार्ट बी में क्या मांगा था? कहता है अगर सेफ्टी स्टॉक 4,000 kg हो तो होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर क्या होगी? तो बेटा अगर सेफ पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट पूछी है तो मैंने कल वाले लेक्चर में ये बताया था कि वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट के लिए पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक 4,000 kg है। ईओ क्यू का आंसर कितना था? ईओ क्यू का आंसर कितना था? 4,800। 4,800 kgs। तो 6,400 kgs इंटू 0.5। तो मेरा ख्याल है 3,200 रुपीज का आंसर आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आंसर है पीछे तो वो इनकरेक्ट है। 3,200 का आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा। 3,200। 3,200 के अलावा जो भी आंसर होगा वो इनकरेक्ट है। जी। अच्छा। सी पार्ट में उसने पूछा है
ईओ क्यू को फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो ईओ क्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, उसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। कल मैंने बताया था कि एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट को हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे होते हैं, तो रियल लाइफ में वो कांस्टेंट नहीं होती, चेंज हो सकती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, रियल लाइफ में ये भी चेंज हो सकती है हर अगले ऑर्डर पे। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पे हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे होते हैं, ये भी चेंज हो सकती है। हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करती, लेकिन रियल वर्ल्ड में कंपनी को मजबूरन करना पड़ता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द सप्लायर। तो ये भी प्रॉब्लम है। ईओ क्यू के फॉर्मूले में सेफ्टी कहीं नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकता। बस ये लिखना है आपने 4 लाइनें। जो एजम्पशंस मैंने नोट्स में लिखी हुई है उन्हीं को रिजेक्ट कर दें तो वो प्रॉब्लम्स हैं या लिमिटेशंस हैं। आगे बात करें, किसी का कोई सवाल हो इसमें? और क्वेश्चन नंबर 2 में किसी का कोई मसला मसाइल हो? क्वेश्चन नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है? हाँ जी, ये ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है। अच्छा जी। इस सवाल में एनुअल डिमांड या एनुअल यूजेज 8,000 है कार्टन्स, और कंपनी प्रेजेंटली हर क्वार्टर में 2 ऑर्डर प्लेस करती है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में आप 2 ऑर्डर प्लेस करते हैं। पूरे साल में कितने ऑर्डर प्रेजेंटली कंपनी प्लेस करती होगी? हर क्वार्टर में अगर 2 ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं तो पूरे साल में 8 ऑर्डर प्लेस होते होंगे। तो प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो 8 हैं, और उसके पीछे फॉर्मूला लगा होगा एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट क्यू। तो प्रेजेंट क्यू निकाल लें यहां से, बैलेंसिंग फिगर प्रेजेंट क्यू 1000 आ जाएगा, यहां से निकल आना है। प्रेजेंट लेवल पे हम एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवाते हैं बेटा? तो प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स के फॉर्मूले को रिवर्स सॉल्व करके आ जाएगा। और कोई बात समझ ना आ रही हो? ये वाली लाइन पे कई बच्चों का मसला होता है। ये कुछ भी नहीं है, उसने एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले को इलेबोरेट किया हुआ है, ये सेफ्टी स्टॉक नहीं है। उसने ये कहा हुआ है कि आपने एवरेज इन्वेंट्री जब निकालनी है तो क्यू डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये उसने हमारे ही फॉर्मूले को इलेबोरेट किया हुआ है बस। सेफ्टी स्टॉक नहीं है सवाल में। सेफ्टी होगा तो क्रिस्टल क्लियर लिखा होगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बच्चे का कोई और मसला? क्वेश्चन 3 में आ जाए। क्वेश्चन 3। जी बेटा, इस क्वेश्चन में
मैंने ये कहा था कि 3 चीजें निकाल ले जो बच्चा, उसका वो सवाल हो जाएगा। हर सवाल में 3 चीजें निकालना हमारा काम होता है। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर टन पर एनम होगा। यहाँ पे पर यूनिट नहीं होगा, पर टन पर एनम। इस सवाल में पर टन पर एनम। तो किसी बच्चे ने एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट निकाली हो, इस लाइन से निकल आएगी एनुअल रिक्वायरमेंट। उसने कहा था पूरे कंट्री की एनुअल डिमांड है 2,40,000 टन, और हमारी कंपनी जो है एमडीएल मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर, उसका शेयर, उसका पार्ट 32.5% है। तो आपने ये इस तरह निकालना था। जी। उसके बाद एवरेज सेल प्राइस दी हुई है। हमें सेल प्राइस नहीं चाहिए, हमें तो परचेस प्राइस चाहिए। तो आगे उसने प्रॉफिट मार्कअप दिया हुआ है। ये मार्जिन का लफ्ज उसने धोखा देने के लिए लिखा है। एक्चुअली 25% ऑफ कॉस्ट है। तो ये मार्कअप दिया हुआ है। बेटा ये सेल में से मार्कअप माइनस करें तो परचेस कॉस्ट आ जाएगी, और कॉस्ट के ऊपर 1% कैरिंग है। तो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है उसका नाम है वेरिएबल कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम। 1% है कॉस्ट का, और कॉस्ट का मतलब होता है परचेस कॉस्ट, ना कि सेल प्राइस। तो अब ये आपको ना वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी इधर, कि सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 22,125 की सेल प्राइस है, परचेस कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट 25% ऑफ द कॉस्ट है, और कॉस्ट ना हो तो वो एक्स रख लेंगे। अब अगर ये किसी से नहीं निकला तो उसको इक्वेशन क्यूएम नहीं आती बेचारे को। मार्कअप मार्जिन नहीं आता। आसिफा आप माइक के थ्रू ज्वाइन करें बेटा, आपका मसला माइक है। आवाज कैसे आएगी आपको? तो बताएं जी, 22,125 डिवाइडेड बाय 1.25 करें तो एक्स आ जाएगा। एक्स परचेज कॉस्ट है, कितना आता है? 17,700 परचेज कॉस्ट है, जो कॉल्टन के नाम से आइटम है उसको। तो 17,700 का 1% कर लेंगे। 17,700 का 1%। अच्छा जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये
उसने कहा था एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट की जो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है वो 42,24,000 है ड्यूरिंग द करंट ईयर। मैंने बताया था कि परचेज डिपार्टमेंट के सारे खर्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होते हैं। तो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है करंट ईयर की 42,24,000, और उसमें से जो कॉल्टन से रिलेटेड है, कॉल्टन जिसके लिए हमने सवाल करना है, वो 10% है। मुझे पर ऑर्डर चाहिए, कॉल्टन की मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए और वो भी पर ऑर्डर चाहिए। तो अब आपको ये करना था कि 42,24,000 रुपए पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। 42,24,000 पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, उसका 10% करेंगे तो ये कॉल्टन से रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगी ऑर्डरिंग, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर दें, क्योंकि अभी तक तो ईओ क्यों निकाली नहीं। तो पर ऑर्डर कॉस्ट सेम रहती है। अच्छा जी, मैं स्क्रीन दोबारा शो कर देता हूं। बयालीस लाख 24,000 पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। इसका 10% करेंगे तो ये कॉल्टन की कॉस्ट आ जाएगी ऑर्डरिंग, और डिवाइड प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्डर पे करें तो पर ऑर्डर हमें चाहिए, पर ऑर्डर सेम रहती है जो मर्जी हो। तो अब प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कहां से निकलेंगे, ये बताया हुआ कि कंपनी प्रेजेंटली 6500 वो परचेज करती है। तो 422,400 डिवाइडेड बाय 78,000 टन एनुअल रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट क्यू, जो भी आता है 35,200 के पता नहीं कितना आता है। ये किस किस बच्चे ने निकाल लिया था, इसी में बच्चे फंसते हैं। जब भी टेस्ट होता है तो नहीं निकालते आप ऐसी ट्रिकी चीजें, जब मैं क्लास में पूछता हूं तो सब यस सर कहते हैं। जी पूछे जैनब, आपका क्या क्वेश्चन है इसमें। जी माइक ऑन कर दिया मैंने, आप क्वेश्चन पूछे बेटा। एग्जिस्टिंग के नंबर ऑफ ऑर्डर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये भी करंट ईयर की कॉस्ट है। ये कौन सी नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट है, करंट ईयर की कॉस्ट है। करंट ईयर के नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिवाइड किया तो करंट ईयर की वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई पर ऑर्डर, और रिज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में भी सेम यही रहेगी अगर चेंज ना बताई हो तो। नहीं जी, पर ऑर्डर डिफरेंट नहीं होती। जैनब कहती हैं सर डिफरेंट नहीं होनी चाहिए ईओ क्यू में एंड प्रेजेंट में, पर ऑर्डर डिफरेंट नहीं होगी, टोटल डिफरेंट होगी, मैं मानता हूं। तो भाई ईओ क्यू तो अभी तक निकला ही नहीं बेटी, जब तक ये पर ऑर्डर नहीं आएगी तो आप ईओ क्यू कैसे निकालेंगी। ईओ क्यू के फॉर्मूले में ये पर ऑर्डर आनी है, और पर ऑर्डर जो होती है वो ईओ क्यू की एजम्पशन है कि पर ऑर्डर जो भी हो, चाहे वो प्रेजेंट लेवल पे दी हो चाहे जिस मर्जी लेवल पे दी हो, पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट विल रिमेन सेम। यही तो एजम्पशन अभी मैंने बोली थी थोड़ी देर पहले। एनुअल वाली सेम नहीं होगी बेटा, पर ऑर्डर, तीन बातें दोबारा सुन लें। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट विल रिमेन सेम, चाहे प्रेजेंट लेवल हो चाहे ईओ क्यू लेवल हो, अगर ना बताए तो।
वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल रिमेन सेम, चाहे प्रेजेंट लेवल हो चाहे ईओक्यू लेवल हो। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर टन पर एनम विल रिमेन सेम अनलेस अनटिल को उसने चेंज ना बताई हो तो, चाहे प्रेजेंट लेवल हो चाहे ईओक्यू लेवल हो। नहीं समझ आई बात? मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, पर टन या पर ऑर्डर की बात कर रहा हूं बेटा। जी, किसी बच्चे का कोई और मसला हो इसमें? रिपीट कर दूं? जी मैं बता देता हूं आपको। ईओक्यू के फॉर्मूले में इन तीन चीजों ने इस्तेमाल होना है, तो ये तीनों चीजें एज्यूम की जाएंगी कि चाहे प्रेजेंट लेवल पे दी हो चाहे ईओक्यू लेवल के लिए हो, तीनों सेम रहेंगी। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट विल रिमेन सेम एट एनी लेवल। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर will remain same at any level। जी, ये बता रहा हूं बेटा। प्रेजेंट लेवल और ईओक्यू लेवल, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट यहां पर और यहां पर सेम रहेगी। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम रहेगी। एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये चेंज होगी। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सेम रहेगी। अगर ना कोई चेंज बताई हो तो पर यूनिट पर एनम साइलेंट हो क्वेश्चन में, लेकिन एनुअल टोटल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ये दोनों लेवल पे डिफरेंट होगी। ये है। जी जैनब, आप क्या करना चाह रही हैं आप मुझे बता दीजिए, माइक ऑन करके, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं बेटा। जी जैनब बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन शो करें जरा। बाद में नहीं जवाब देना, मैंने हुने पूछ लो तो पूछना दे। मैंने व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं देना। फोन मेरे पास नहीं है आजकल, मैं रेस्ट पे हूँ। आगे चार्ट में समझ, चलो ठीक है। चंगा होया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मोबाइल अपने कोल नहीं रखा। ठीक है। हाँ जी। नहीं समझ आई बेटा? आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सर ने को कैलकुलेशन में दो नंबर ही लगाई है, तो आप मुझे अपनी कैलकुलेशन बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जी, इस सवाल में ये सिर्फ निकालना काम था, बाकी सवाल ठीक था। हाँ, ये अगर किसी से नहीं निकला ना, तो उसको शीशा देखना चाहिए कि गोंगलू कैसा होता है। हाँ, ये मुश्किल था, ऑर्डरिंग कॉस्ट मुश्किल थी, मैं मानता हूं कि मुश्किल थी। हाँ जी ठीक है, अच्छी बात है, लाइट तो मेरी भी जाती है।
लेकिन मैंने यूपीएस लगा लिया और नेट भी यूपीएस पे कर लिया। पाकिस्तान में रहते हैं हम भी, आप भी। ना मैं ऑस्ट्रेलिया में चला गया हूँ, कल तक पाकिस्तान में था और आज भी पाकिस्तान जाएगा। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। आज हमने प्रैक्टिस ही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है और उसके बाद 5 रिवीजन में करेंगे। 5 अभी नहीं करना, 5 वाले को रिवीजन में करेंगे, ठीक है। 5 करके अपना टाइम जाया ना कीजिएगा। नहीं जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। तुसी काम ही नहीं करते, पढ़ते नहीं, तो ये बैच 1 वालों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। हाँ जी, इंतजाम करके रखो अपना। मैं कल वेख्या ना, काम करके नहीं आते, एवं मुँह चुक के आ जाते हो। रिकॉर्डिंग भी आखिरी दिन सुनते हो, जल्दबाजी ते घट्टा सुनते हो तुसी। सिर्फ गाला रह गई हैं, बाकी तो मैं सारा कुछ दिल च कहता है, जबान ते नहीं लाया। बैच 1 वाले बड़े निखट्टू ने। ना करें, चलो ना सही फिर। नहीं कर दे पाए, नहीं कर दे गाला। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए बेटा। इधर उधर का टाइम जाया ना करें, तेरा नेट मुक जाना है। गरीबा दे बालो, तो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह तानू दौलत दे। कहता है a company annually produces 600 units of a product। produces, हाँ जी। ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस सवाल में हमने प्रोडक्ट का ईओ क्यू नहीं निकालना होगा। आगे चलें, वो कहता है ईच यूनिट रिक्वायर्स 6 kg ऑफ मटेरियल वाई। हाँ जी, एक यूनिट पर 6 kg मटेरियल लगना है। तो फटाफट एनुअल रिक्वायरमेंट निकालें। ऑफ मटेरियल वाई। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल वाई। जी, तो ये एनुअली 600 है, तो 6 kg के हिसाब से 3600 kg एनुअल रिक्वायरमेंट है। आगे, ये डेटा मटेरियल वाई का दिया है, कॉस्ट पर केजी, यानी ये परचेज कॉस्ट है। पर केजी क्या मटेरियल वाई की। इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर, ये क्या है बताएं जी। इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर, ये क्या चीज है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है। अगर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो फिक्स वाली है या वेरिएबल कॉस्ट है। जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये वाकई वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप या पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप, अभी फिलहाल पर ट्रिप का मतलब पर ऑर्डर ही लेंगे, वैसे ट्रिप का मतलब कुछ और होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप या पर ऑर्डर। और एक ट्रिप में, ट्रिप का मतलब होता है आपकी गाड़ी गई और वापस माल लेकर आई, तो सप्लायर से जब माल लेकर आई तो ये एक ट्रिप काउंट होता है।
फैक्ट्री से सप्लायर के पास जाना और उससे रॉ मटेरियल लेकर आना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिप। ठीक है, तो हमारी अपनी को गाड़ी शाड़ी जाती है और वो सप्लायर से एक ट्रिप में 400 kg उठा लाती है, तो एक ट्रिप का खर्चा 25,000 रुपए का है, तो ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। हाँ जी, ये ऑर्डरिंग, और ये वेरिएबल ऑर्डरिंग है क्योंकि पर ट्रिप पर ऑर्डर की तरह ही है। एनुअल वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग कहते हैं स्टोरेज को। कॉस्ट पर यूनिट, अगर एनुअली लिखा होता पर यूनिट ना होता फिर ये फिक्स होती। तो एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट है, तो ये हमारी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है पर केजी पर एनम। हाँ जी, इंस्पेक्शन परचेजिंग के वक्त की जाती है कि जब चीज परचेज हो रही हो या परचेज होने के बाद जब स्टोर में चली जाए, तो फिर इंस्पेक्शन कम की जाती है। वैसे जब चीज परचेज हो रही होती है तब उसकी इंस्पेक्शन होती है, बाद की इंस्पेक्शन का फायदा कोई नहीं होता। फाइनेंसिंग कॉस्ट, ये मैंने आपको कहा था, इंटरेस्ट कॉस्ट को कहते हैं। जब भी कर्जा लेकर हम इन्वेंट्री स्टोर में रखेंगे, तो जब तक इन्वेंट्री स्टोर में पड़ी रहेगी तो ये आपको फाइनेंस कॉस्ट पड़ती रहेगी, और ये फाइनेंस कॉस्ट हमारी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है, और ये 15% आपने परचेज कॉस्ट पे लेना है, पर केजी जो परचेज कॉस्ट है ऊपर। जी जी। अब आपने इसकी ईओ क्यों निकालनी है जनाब, तो ये 16,000 का 1500 लेंगे, 15% लेंगे, सॉरी। अब आपने इसकी ईओ क्यों निकालनी है, तो सबसे पहले वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालें। इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर, 20,000 रुपए प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप। जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। इस चैप्टर में बेटा फाइनेंस कॉस्ट अमाउंट में दी नहीं होगी, परसेंटेज में ही होगी बेटा। ईओक्यू में फाइनेंस कॉस्ट कभी भी अमाउंट में नहीं देगा, और अगर दे दे तो पर एनम हो तो वो फिर फिक्स है। ठीक है, बेटा ये पर यूनिट गलत लिखा होता है आई कैप ने, ये पर यूनिट का मतलब पर केजी है, क्योंकि मटेरियल वाई का डेटा है ना, तो ये पर केजी मुराद है। आई कैप ने जगह जगह पर यूनिट लिखा होगा, उन्होंने तो यहाँ पे भी 400 यूनिट्स लिखा हुआ था, वो मैंने रेक्टिफाई किया केजीज। वेयर हाउस की कॉस्ट पर केजी पर एनम, वो जब उसने ऊपर लिख दिया ना मटेरियल के लिए, तो यहाँ वो यूनिट लिखा भी हो तो उससे मुराद केजी है। 100 रुपया। फाइनेंस कॉस्ट
पर केजी पर एनम। तो 15% परचेज कॉस्ट का लेना है। तो 16,000 रुपए का पर केजी है। 1 केजी की जो परचेज कॉस्ट है ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई थी, उसका 15% क्या आता है बच्चों? 2400 रुपए। तो ये आई कैप ना कई दफा बोंगी मार जाता है पेपर में भी। तो आपने इस बोंगी को पिक कर लेना है। बोंगी क्या है? ऊपर लिखा हुआ है ना कि मटेरियल वाई का डेटा है, तो अगर उसने कॉस्ट पर केजी लिखा है और नीचे कई जगह पे यूनिट लिख दिया तो उसका मतलब केजी ही होता है। परेशान नहीं होना, केजी मुराद होता है। टोटल कर लें। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। हाँ जी। अब हम ये क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मुझे कोई बच्चा बताए ईओ क्यू का क्या आंसर आता है। ईओ क्यू ऑफ मटेरियल वाई। 360 यूनिट्स लिखेंगे तो गलत है। 3600 केजी एनुअल रिक्वायरमेंट है। पर केजी पर एनम। और ऑर्डरिंग कॉस्ट 45,000 रुपया पर ऑर्डर। तो आंसर आता है 360 केजीज। यानी एक ऑर्डर में हमने मटेरियल वाई की जो क्वांटिटी मंगवानी है वो 360 केजी से ज्यादा नहीं होगी। ये आंसर है। पार्ट बी में क्या क्या मांगा है? पार्ट बी में मांगा है ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं। टोटल टोटल का मतलब होता है एनुअल, पूरे साल की। होल्डिंग कॉस्ट बताएं अगर कंपनी ईओ क्यू की बेस पर ऑर्डर प्लेस करे। यानी ईओ क्यू का जो जवाब आया इसकी बेस पर ऑर्डर प्लेस करे और कंपनी के पास सेफ्टी स्टॉक 30 केजी का है। अब यहाँ पे भी यूनिट लिखा हुआ था आई कैप ने, वो मैंने रेक्टिफाई किया सोल्यूशन क्वेश्चन को। तो 30 केजी का सेफ्टी स्टॉक है। तो आई कैप ने टोटल कॉस्ट एट ईओ क्यू पूछी है। तो वो जो कल सेविंग वाला टेबल था उसी टेबल का मैं सिर्फ ईओ क्यू वाला पोर्शन बना देता हूँ। जी। टोटल कॉस्ट एट ईओ क्यू लेवल। हाँ जी। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल
वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, और इनको जमा कर लेंगे। जी जनाब बताएं। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या हमने करना है? तो मैंने कहा था यहां पे सबसे पहले निकलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल परचेज क्वांटिटी, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। हाँ जी, कितने आते हैं ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स? चेक करते जाए और बताते जाए, सिवाय 2-3 बच्चों के बाकी सब जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, जैसे वो मेरे दूसरे या तीसरे वलीमे पे आए हैं। हैं जी, मैसेज भी नहीं करते। वो कहने चलो उस्ताद आप ही लगा लगा रहने दो। हाँ जी, मेरे तो 4-5 हो चुके ने वली में। तो 4,50,000 चेक करें, इतना ही आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, और वो लेक्चर दूसरी क्लास के लेक्चर में मैंने बताया था। पहली क्लास के लेक्चर में ये बात मैंने नहीं की थी। मैंने कहा था दूसरी क्लास के लेक्चर को, और मैंने कहा था पहले वालों को सुनिएगा, सुना नहीं होगा उन्होंने। मैंने एक बात ये बताई थी कि ये वाला जवाब और ये वाला जवाब, नीचे वाला जवाब सेम आता है। कब सेम आता है और कब सेम नहीं आता, तो ये जवाब दूसरी क्लास वाले बच्चे तो दे सकते हैं, और पहली वाले लेक्चर सुनते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा। हाँ जी, ये मैंने बताया था। ये जवाब सेम आता है ईओ क्यू में, टोटल कॉस्ट का। अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ये दोनों फिगर सेम आती हैं, और अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो फिर ये होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है। मैं फिलहाल सेफ्टी था इस सवाल में। सेफ्टी कितना था? 30 kg। मैं जरा उसको दफा मार के सवाल हल करता हूँ, फिलहाल इग्नोर करके सॉल्व करता हूँ, फिलहाल वैसे ही 30 kg का सेफ्टी इग्नोर कर रहा हूं। तो क्यू जितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर है डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक आता है 180 kg मल्टीप्लाइड बाय, सेफ्टी इग्नोर कर रहा हूं जानबूझ के, 180 kg मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी? 2500 रुपए पर केजी पर एनम। लें जी, अब आप जरा मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है?
उस सवाल में जिसमें सेफ्टी भी हो, अगर आप सेफ्टी को इग्नोर करके सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जवाब बराबर आएगा, लेकिन आई कैप नंबर काट लेगा हमारे। जी, क्योंकि वो कहता है जब मैं सेफ्टी दे दूं तो बच्चे को सेफ्टी स्टॉक लाजमी लेना चाहिए अपने सॉल्यूशन में। मतलब ये सॉल्यूशन ठीक है, गलत नहीं है। इग्नोरिंग द सेफ्टी करें तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो ईओ क्यू की, लेकिन आई कैप ने जब सेफ्टी दे दी है तो वो चाह रहा है कि बच्चा सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर करे। और कहाँ करे? ये जो एवरेज स्टॉक है ना 180 केजी, यहाँ आई कैप चाह रहा है कि बच्चा ऐसे करे कि 30 केजी का स्टोर में सेफ्टी पड़ा हुआ है, प्लस 360 केजी डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है शायद ये पता नहीं कितना आता है, जो 180 आ रहा था अब शायद 210 आएगा। एवरेज स्टॉक तो 5,25,000। अब ये जो 5,25,000 है ना, उसमें ये 30 केजी का इम्पैक्ट आया हुआ है, अदरवाइज इस 30 केजी को निकाल दें तो 450 ही आना था। ले जी टोटल करें, दसो जी की आता है टोटल जवाब। 975। हेलो जी। तो पहले 4 सवाल ईओ क्यू के हैं विदाउट डिस्काउंट। पांचवा सवाल अभी रिवीजन में करना है, वो छोड़ दें। छठे सवाल से ऑनवर्ड जितने सवाल हैं उनमें डिस्काउंट मौजूद है, और पेपर में आना ही आपको डिस्काउंट वाला सवाल है। आपको पेपर में आना ही डिस्काउंट वाला सवाल है। अब लिखें जी आखिरी टॉपिक हमारा ईओ क्यू का, फिर ईओ क्यू कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस उसकी कल करवाऊंगा, लिखवा अभी रहा हूं। लें जी। अच्छी सी मेडिसिन लें बेटा, ये मेडिसिन लेने की वजह से मुझे प्रॉब्लम है। मैंने अब वो डॉक्टर के पास जाना है, वो टाइम देता है 1 माह बाद। ठीक है, तो ये हार्ट की मेडिसिन है जो मुझे तंग कर रही है। ये उसकी वजह से 1 माह हो गया मुझे ये हुए हुए डॉगी खंग। वो मेडिसिन हार्ट की जो है वो प्रॉब्लम कर रही है चेस्ट पे। अच्छा, आ जाए जी जवानो। वो कहते ने हार्ट अटैक हो जाएगा, फिट ही मुँह तेरा। यानी हौसला देने ਦੀ बजाय मेनू चुकान दे चक्करें च हैं। अल्लाह अकबर हाँ। जान दे यार, मैं तेरा की बिगाड़िया है। गुस्सा ना किया करें, अच्छा। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा, मैंने कहा गुस्सा किया है। बाकी जो आई है वो तो आई है।
ना तेरे कहने से आनी है ना तेरे कहने से रुक जानी है। हैं? क्या कहते हो? अच्छा चलो आओ भाई जवानो, टाइम कम है, अजान हो जाएगी अभी, फिर मैं छोड़ दूंगा। है जी, पढ़ लें जरा। हाँ जी। तो सुड़ सुड़ लगी हुई है, तो माजरत, रिकॉर्डिंग में भी आ जाती है कई दफा। अच्छा, तो हमने जब ईओ क्यू का टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कहा था ईओ क्यू में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टॉपिक्स हैं, बाकी तो वो कहानियां थी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, मतलब बेसिक्स थी। अच्छा, हमने कहा था सबसे पहले ईओ क्यू का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन, जिसके लिए हर सवाल में से हम 3 चीजें लाजमी एक्सट्रैक्ट करेंगे। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। उसके बाद मैंने कहा था दूसरा टॉपिक जो हमें आना चाहिए वो ये है कि इदारा पहले से ईओक्यू का मॉडल यूज नहीं कर रहा और अब इदारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक मॉडल यूज करना चाह रहा है। तो आप उसको रिकमेंड करते हैं कि जनाब ये टेबल शेबल निकाल कूल के ये ईओ क्यू है, और ईओ क्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट प्रेजेंट लेवल पे टोटल कॉस्ट से कम होगी। अच्छा, तीसरा टॉपिक जो आपको ज्यादातर आता है वो ये है कि एग्जामिनर आपसे करवाता है डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरा ध्यान से देखना, हंसी मजाक शरारतों के अलावा समझ लो, पेपर पॉइंट व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या मांगता है, वो पार्ट ए में आपसे कहता है ईओ क्यू निकालो, और वो डिस्काउंट के बगैर होती है। ठीक है। पार्ट बी में वो आपको बताता है, मिसाल दे रहा हूं, आप ईओ क्यू निकालते हैं, वो आती है 5000 kg, जिसका मतलब है कि आप हर ऑर्डर में 5000 kg मंगवाना चाह रहे हैं। पार्ट बी में एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि सप्लायर ने मुझसे आपसे कहा है कि मुझसे एक ऑर्डर में 15000 kg ले लो, लेकिन मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा प्राइस पे, 5% डिस्काउंट। इस क्वांटिटी पे वो हमें डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर हम एक ऑर्डर में 15000 kg लें अकॉर्डिंग या उससे ज्यादा सप्लायर की ऑफर के मुताबिक, तो वो हमें प्राइस कम करने को तैयार है, 5% डिस्काउंट देने को तैयार है। यानी आपकी कैलकुलेट की हुई ईओ क्यू पे वो डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है। हाँ, आपकी कैलकुलेट की हुई ईओ क्यू से ज्यादा क्वांटिटी एक ऑर्डर में मंगवाएं तो वो आपको डिस्काउंट देने को तैयार है। एग्जामिनर आपसे डिसीजन मेकिंग करवाएगा, वो ये कहेगा बेटा एडवाइस करो, हमें सप्लायर से ये डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपने ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है बच्चों? क्या आपको ये समझ आ गया? यानी पार्ट ए में होगा ईओ क्यों निकालो, सिंपल, और पार्ट बी में क्या होगा कि वो कहेगा सप्लायर आपको कहता है पाइन इतनी क्वांटिटी नहीं, इससे ज्यादा खरीदो मुझसे, तो मैं आपको डिस्काउंट की ऑफर दे रहा हूं। और डिस्काउंट क्यों दे रहा हूं? बल्क क्वांटिटी में खरीदने की वजह से एक दफा में। तो अब आपने इसमें क्या करना है, इस सवाल को करने का पहला स्टेप, जो कि वैसे वो रिक्वायरमेंट ए में कह चुका होता है कि आपने ईओ क्यों निकालनी है बाय इग्नोरिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट को इग्नोर करके ईओ क्यों निकालनी है, वो तो आप निकाल चुके हैं ऊपर 5000, उस पर डिस्काउंट होता भी कोई नहीं।
स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने 2 दफा टोटल कॉस्ट निकालनी है। आपने 2 दफा टोटल कॉस्ट निकालनी है। एक दफा ईओक्यू लेवल पे जहां कोई डिस्काउंट नहीं है, और एक आप मसलन जैसे यहाँ पे 5000 kg है, और एक दफा आपने विद डिस्काउंट निकालनी है 15,000 kg पे, जहां से डिस्काउंट मिलना शुरू हो रहा है। और डिस्काउंट कितने परसेंट है, मिसाल ये रेफरेंस के लिए लिखते हैं ऊपर, यानी 5,000 kg पर ऑर्डर खरीदें तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ये टेबल आपने पहले भी बनाया है, लेकिन पहले वाले टेबल में और इसमें थोड़ा सा थीम का फर्क है। पहले वाले टेबल में क्या था कि प्रेजेंट लेवल से ईओक्यू पे जा रहे थे, अब हम ईओक्यू को छोड़ के डिस्काउंट लेवल पे जाना चाह रहे हैं, या नो डिस्काउंट से विद डिस्काउंट लेवल पे जाना चाह रहे हैं। इसमें भी अब 2 क्यू हैं, या 5,000 kg पर ऑर्डर मंगवा लें या 15,000। तो इसमें पहले हम कौन सी कॉस्ट निकालेंगे, एनुअल, वही एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग बिल्कुल पहले की तरह। उसके बाद निकालेंगे एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, बिल्कुल पहले की तरह, कोई फॉर्मूले में चेंज वगैरह नहीं है, सब कुछ वैसे ही। हाँ, अब एक तीसरी कॉस्ट भी ऐड होगी, और वो तीसरी कॉस्ट होगी चीज की असल कीमत, एनुअल परचेज कॉस्ट। अब बच्चे ये पूछते हैं सर ये क्यों ऐड होगी। बेटा जब आप ईओक्यू लेवल पे थे तो आपकी परचेज कॉस्ट पे डिस्काउंट कोई नहीं है, आपको पूरी प्राइस देनी पड़ेगी। लेकिन जब आप ये वाला लेवल खरीदेंगे तो सप्लायर आपको जब प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो आपकी परचेज कॉस्ट रिड्यूस्ड अमाउंट से आएगी। इसीलिए रेलेवेंट कॉस्टिंग क्योंकि हम चला रहे हैं, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग की वजह से अब ये कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाएगी। ये इन दोनों कॉलम में डिफरेंट अमाउंट से आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, यानी यहाँ ग्रॉस प्राइस आएगी विदाउट डिस्काउंट, और जो ये दूसरा कॉलम है इसमें डिस्काउंटेड परचेज कॉस्ट आएगी। तो अब ये परचेज कॉस्ट निकालनी कैसे है ये बस सीख ले, बाकी तो ऊपर वाली 2 कॉस्ट सेम है। उसका तरीका ये है, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इनटू परचेज कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ ग्रॉस परचेज कॉस्ट आएगी, ग्रॉस का मतलब है डिस्काउंट के बगैर, और दूसरे कॉलम में एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इनटू नेट परचेज कॉस्ट पर यूनिट। नेट का मतलब क्या है बेटा, नेट ऑफ डिस्काउंट। हाँ जी, क्या हो गया है बच्चों का। मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही, अच्छा, मैंने तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई हुई है। क्या कहते हैं, मीटिंग कनेक्ट क्यों नहीं हो रही, किसी ने कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजा।
अभी मसला शुरू हुआ है, मैं बता देता हूं। मैं दोबारा वो लिंक भेज देता हूं, दोबारा लिंक भेज देता हूं, या आप ग्रुप में जरा लिंक भेजें अगर आपकी तरफ से जाता है। वो कहते हैं सर ब्लैक ब्लैक आ रही है स्क्रीन। एक आधे बच्चे ने कहा है, और कोई मसला नहीं है, एम ही मार देने। सही है सब। चलो, अच्छा मैं ये बता रहा हूं कि बेटा परचेज कॉस्ट अब रेलेवेंट हो जाएगी, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ईओक्यू लेवल पे जो परचेज प्राइस आएगी वो विदाउट डिस्काउंट आएगी, और जो दूसरा लेवल है उस पे विद डिस्काउंट आएगी। ठीक है, तो विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट, डिस्काउंट की वजह से ये फिगर चेंज होगी, डिस्काउंट की वजह से ये फिगर बेटा क्या होगी, चेंज होगी। डिस्काउंट की वजह से ये फिगर चेंज होगी। क्या कहते हैं? ठीक है, डिस्काउंट की वजह से मसलन यहां पे परचेस कॉस्ट थी 20 रुपए, तो एनुअल रिक्वायरमेंट 3600 kg इंटू 20 रुपए आ जाएगा पर केजी। लेकिन जब अगला कॉलम आएगा तो 3600 kg इंटू 20 रुपए पे डिस्काउंट लगा के 5%, तो 20 की जगह आ जाएगा मिसाल के तौर पर 19, 19 या 19.5 जो भी आता है। बेटा फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये अमाउंट जरूर चेंज होंगी। हाँ जी, ये टोटल में अमाउंट तो चेंज होंगी। मैं तो बता रहा हूँ फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, फॉर्मूले तो वो ही रहेंगे। मैंने ये थोड़ी कहा कि अमाउंट सेम रहेंगी, मैंने कहा फॉर्मूले सेम रहेंगे। जैसे पहले कैलकुलेशन होती थी वैसे ही कैलकुलेशन होगी, लेकिन इस कॉलम में जो अमाउंट आ रही होगी और उस कॉलम में जो अमाउंट आ रही होगी वो डिफरेंट होगी। तो अब आपने इसका टोटल करना है। अगर यहां पर टोटल कॉस्ट आ रही है 2 लाख रुपए, और यहां टोटल कॉस्ट आ रही है 1,80,000 रुपए डिस्काउंट की वजह से, ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रही है 2 लाख, और इधर टोटल कॉस्ट आ रही है 1,80,000 रुपए, तो फिर आपने डिसीजन ले लेना है। अगर विद डिस्काउंट पे टोटल कॉस्ट कम है तो आपने डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेना है, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेना है। जी, तो मैंने कहा है पहला स्टेप ये है कि आपने ईओ क्यू निकालनी है डिस्काउंट इग्नोर करके। दूसरा स्टेप ये है कि आपने 2 दफा टोटल कॉस्ट निकालनी है, एक दफा ईओ क्यू लेवल पे और एक दफा जहां सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। ठीक है, और ईओ क्यू लेवल मैंने ज्यूम किया है 5,000 kg, और डिस्काउंट सप्लायर आपको दे रहा है कि 15,000 kg या ज्यादा खरीदो तो मैं डिस्काउंट दूंगा। तो आप 15,000 kg जहां से डिस्काउंट मिलना शुरू हो रहा है, आप 15,000 kg पे टेबल बना लेंगे। तो दो कॉलम पर, एक विदाउट डिस्काउंट और एक विद डिस्काउंट, दोनों कॉलम पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग के साथ साथ एनुअल परचेज कॉस्ट भी शामिल करनी है। प्रेजेंट लेवल कोई नहीं होगा बेटा इसमें,
यहाँ पे प्रेजेंट लेवल कोई नहीं होगा, यहाँ पर ईओक्यू को छोड़ के आप डिस्काउंट पे जा रहे हैं जैनब। ये सवाल का थीम ये नहीं होगा कि आप प्रेजेंट लेवल से जा रहे हैं, थीम ये होगा कि आप ईओक्यू लेवल को छोड़ के डिस्काउंट लेवल पे जाना चाह रहे होंगे। तो सप्लायर ये ऑफर दे रहा है कि आप अपना ईओक्यू वाली क्वांटिटी का लेवल छोड़ें और मुझसे डिस्काउंट पे ले क्वांटिटी ज्यादा। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी, मैंने कहा था वो सेम रहती है। ये तो मैं पहले भी बता कर आया था कि एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट सेम रहती है, चाहे विदाउट डिस्काउंट हो चाहे विद डिस्काउंट हो, वो सेम रहेगी। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट 3600 kg जैसे मैंने यहाँ लिया वो सेम होगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। जी। ज्यादा मटेरियल क्यों खरीदेंगे? एक ऑर्डर में ज्यादा खरीद लेंगे ताकि हमें बल्क डिस्काउंट मिल जाए, बस डिस्काउंट के लालच में, और सस्ता पड़ेगा तो खरीदेंगे। क्योंकि देखो ना, ये टोटल कॉस्ट कम आ रही है, तो हर इदारा चाहता है मेरी टोटल पूरे साल की कॉस्ट अगर डिस्काउंट लेने से कम हो रही है तो मैं क्यों ना लूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये उल्ट कैलकुलेशन हो जाए कि ईओक्यू लेवल पे कॉस्ट 2 लाख है और विद डिस्काउंट पे आपकी कॉस्ट 2,10,000 है। आप कहें जी मुझे डिस्काउंट लेना वारे में नहीं है, मैंने डिस्काउंट नहीं लेना, मैंने नहीं खरीदनी ज्यादा क्वांटिटी, मैं ईओक्यू लेवल पे ही क्वांटिटी खरीदूंगा या खरीदूंगी। हाँ जी, बताएं जी, क्या आपको ये थीम क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या था, कि इदारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे परचेजिंग करने का प्लान कर रहा है, सप्लायर ऑफर दे देता है कि आपने जो ईओक्यू का जवाब निकाला है मैं आपको ऑफर देता हूं कि आप उससे ज्यादा क्वांटिटी मुझसे खरीदें और डिस्काउंट लें। तो इदारा इस शशोपंज में पड़ जाता है कि अब हम ईओक्यू पे खरीदें डिस्काउंट के बगैर या डिस्काउंट लेने के लिए ज्यादा क्वांटिटी खरीदें। ये है। हारिस का सवाल है, सर वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट डिफरेंट होगी दोनों केसेस में। अब मुझे बताएं कि आप ये टोटल की बात कर रहे हैं कि पर यूनिट पर एनम की बात कर रहे हैं, ये बताओ हारिस। सवाल है मेरा आपसे, अगर तो टोटल की बात कर रहे हो तो डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैंने तो कहा ही नहीं कि ये दोनों कॉलम का जवाब सेम आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम नहीं होगी, ये भी सेम नहीं होगी, ये भी सेम नहीं होगी, दोनों कॉलम में रकमें फर्क होंगी। बेटा ये नहीं फर्क होंगी, कई दफा पर ऑर्डर भी चेंज करा देता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो पहले सेम होती थी अब वो डिस्काउंट की वजह से वो भी चेंज करा देता है कई दफा। होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज करा देता है कई दफा डिस्काउंट की वजह से। तो ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा, टोटल तो लाजमी चेंज होंगी, ये तो कभी सेम नहीं आएंगी, मतलब ये सेम नहीं होंगे जवाब। तभी तो ये दोनों कॉलम में रकमें लेनी है फर्क होने की वजह से। जी बेटा। बताएं जी, कोई सवाल पूछना हो, प्रैक्टिस कल करनी है इसकी हमने। सुबह मैं आपको बता दूंगा अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं फिजिकली आ रहा हूँ या हम क्या नाम है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लाइव जूम के जरिए हैं। सुबह आपको पता चल जाएगा। अभी बता दें? आप कहते हैं कि अभी बता दूं, अभी क्यों बता दूं, कैसे बता दूं? ऐसा हो शायद मेरी कल तबीयत ठीक हो।
मैं थोड़ा सा फिट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो फिजिकल क्लास है उसकी बात ही कुछ और है। अच्छे से रेस्ट करो। नहीं, रेस्ट हो नहीं सकता ना आजकल, जरा टाइम ऐसा है। आप लोगों का सिलेबस खत्म करना है, फिर रिवीजन भी करानी है। रेस्ट तो तब होता है जब सारी क्लासेस ऑफ कर दें। तो वो ऑफ कर ना करें तो रेस्ट नहीं होता। ऑयली खानों से परहेज करें भाई, मैं नहीं खाता। जूम क्लास करें। चलो देख लेते हैं। मैं आपको सुबह मैसेज कर दूंगा 9 साढ़े 9 बजे तक, ठीक है? क्या समझे? अब ये कुछ बच्चों का मसला आ जाता है ना, जैसे ये तो मुझे कहते होंगे सर ने एवं सानू फसाता है। अच्छा, आज का होमवर्क जो है वो सिर्फ आपने पेजेस रीड करने हैं, या बेहतर है एक आधा क्वेश्चन 6 कर रहे हैं जरा। बल्कि नहीं, 6 नहीं करना, एग्जाम्पल्स में होंगी कोई एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने जरा उसको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास से पहले। एग्जाम्पल 8। जी, एग्जाम्पल 8 करके आनी है बस। एग्जाम्पल 8 बस। ये एक एग्जाम्पल करके आनी है आपने बस। और कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फिजिकल हुआ या ऑनलाइन हुआ। बस आप एग्जाम्पल 8 करें आज बस। पीडीएफ अपलोड कर दें। वो अपने वही करते होते हैं, क्या नाम है उनका? जनाब सिद्दीक साहब दी ग्रेट। वो अपलोड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अजान हो गई है। बाकी मैसेज पे बताऊंगा कल। ठीक है। अल्लाह हाफिज।